हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान के प्रमुख भाग, जिसमें शामिल होगा संविधान के प्रमुख भाग, अनुसूची और अनुच्छेद के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाग के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद भाग 17 में राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। मैं इसकी लाइट थोड़ी सी कम कर देती हूँ। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 8 में वर्णन किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में भाग 10 का उल्लेख किया गया है और भाग 14 का में अधिकरण दिए हुए हैं। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो मुझे लगता है इस प्रश्न में मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। तो इसमें जो भाग 1 है उसमें वर्णन है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। अब इनमें से कौन सा सही नहीं है इसका बताना है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अपवादों को छोड़कर दंड विधि पर विधान समवर्ती सूची के अधीन एक विषय है। शोधन अक्षमता और दिवाला समवर्ती सूची के अधीन विषय हैं और अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक विषय है और बैंककारी केवल संघ सूची के अधीन विषय है। इसमें कुछ ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जो संघ और राज्य क्षेत्र में वर्णित है और विभाजित है संघ और राज्य क्षेत्र की सूची में, उनके बारे में। तो यहाँ पे सही नहीं है कि दंड विधि पर विधान बनाना समवर्ती सूची का विषय है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन है। बैंकिंग व्यवस्था केंद्र सूची का प्रमुख विषय है। शोधन अक्षमता व दिवाला समवर्ती सूची का नहीं बल्कि संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहली संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो जो 10वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। नहीं, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। 9वीं अनुसूची, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भू सुधार जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है तथा 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरताओं के बारे में उपबंध है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 5वीं अनुसूची, तो इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति, 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। किस क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या पूर्वापेक्षाएं हैं? तो जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य, उस क्षेत्र की सघनता और यथोचित अमाप, उस क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन, अधिसूचना संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, मतलब 1 2 3 4 सारे। तो इसमें कहा गया है कि संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244(1) के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की सलाह पर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो सलाह लेगा उस क्षेत्र के राज्यपाल से। उस क्षेत्र के राज्यपाल से राष्ट्रपति सलाह लेगा,
फिर वह संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों से घोषित करेगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए, जरूरी है क्लियर होना चीज़ें। इसके साथ ही जनजाति जनसंख्या की प्रधानता, क्षेत्र की सघनता, उचित आकार, क्षेत्र की आर्थिक पिछड़ापन इत्यादि मापदंड होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसी भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन ऐसे किसी राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करने का विवेक अधिकार प्रदान किया गया है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है? तो 5वीं अनुसूची के भाग खा में के तहत ऐसे प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र हैं और राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे तो किसी ऐसे राज्य को भी जिसमें अनुसूचित जनजाति हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जिसमें 20 सदस्य होंगे। कौन से युग्म सही नहीं है? तो इसमें 9वीं अनुसूची जो है वो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। 30वीं अनुसूची शपथ व प्रतिज्ञान से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन की योग्यता है। तो हम डायरेक्ट आंसर ही पढ़ते हैं इसका कि 9वीं अनुसूची जो है वो कुछ अधिनियमों और विनियमों को विधि मान्य करण है। और 30वीं अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञान है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 10वीं में दल बदल और 4थी अनुसूची में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। भारत के संविधान की अनुसूची और विषय सूची के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहली अनुसूची हम डायरेक्ट आंसर पढ़ें क्या इसके बारे में? तो पहली अनुसूची वो संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब भारत जो है वह संघ और राज्य क्षेत्र का सम्मिलित रूप होगा। कि पहली अनुसूची में। 3री अनुसूची में है शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के बारे में उपबंध व प्रशासन पर नियंत्रण। 9वीं अनुसूची में है कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भाषा को 1967 के संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो वो थी सिंधी भाषा। प्रथम अनुसूची में क्या है? प्रथम अनुसूची में है कि राष्ट्रपति, न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेख परीक्षक, एक मिनट। प्रथम अनुसूची में है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे। द्वितीय अनुसूची में है राष्ट्रपति, न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेख परीक्षकों के वेतन भत्तों के बारे में। 3री अनुसूची में है शपथ। 4थी अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। जो 30वीं अनुसूची है, हम इस अनुसूचियों का डायरेक्ट आंसर ही पढ़ते हैं ना भाई। हाँ, जो 30वीं अनुसूची है इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में है। और 4थी अनुसूची है इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए। 7वीं अनुसूची जो है वो है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय में सूची। 8वीं अनुसूची भाषा। 11वीं अनुसूची में क्या शामिल है? 11वीं अनुसूची जो है वो है ग्रामीण खेल से संबंधित। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में 29 विषय रखे गए, जिसमें वाचनालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियों का उपबंध है। बाद में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 10वीं अनुसूची
1952 में, संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जो दल बदल से संबंधित है, 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था तथा 12वीं अनुसूची नगरीय प्रशासन जोड़ी गई। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उसके परिणाम को सर्वोच्च रूप से प्रतिबिंबित करता है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन देखकर तो आधा सा आंसर याद आ जाना चाहिए। मैं आप लोगों की एडवाइस दे रही हूँ। जैसे कि ये जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि इसमें 5वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है, तो हमें इतना याद आ जाना चाहिए बिना ऑप्शन देख के और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कि भाई ये क्वेश्चन किस बारे में है, ये 5वीं अनुसूची किस बारे में पूछ रही है। समझ रहे हो आप? तो 5वीं अनुसूची जो है वो है किस बारे में? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, ठीक है। और उसके क्षेत्र के लिए कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा, लेकिन राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेगा। ये आपको आना चाहिए। इसमें डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है कि भारत की संविधान की 5वीं अनुसूची अनुच्छेद 244 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में प्रावधान करता है। वर्तमान में 5वीं अनुसूची 10 राज्यों जैसे कि ये छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू है। 5वीं अनुसूची स्थानीय समुदाय के लघु वन उत्पाद, जल, खनिज पर अधिकार सुनिश्चित करता है। अतः यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाता है तो जनजातीय लोगों की ज़मीनें और गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हम। तो जो हमारा CAG है उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंदर होती है? मुझे लगता है कि CAG की नियुक्ति, CAG के कर्तव्य, संघ और खातों का प्रपत्र, ऑडिट रिपोर्ट, ये सब जो है हमें डायरेक्ट आंसर देख लेना चाहिए। हाँ जी भाई, तो आंसर क्या कहता है? 148 में CAG की नियुक्ति होती है और CAG के कर्तव्य और शक्ति हैं 149 में, संघ और उसके खातों प्रपत्र 150 में, ऑडिट रिपोर्ट 151 में। एक्चुअली मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी बच्चों आप सभी को कि जो ये अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार में याद नहीं होती हैं। हाँ, ये बदलती नहीं है, इसलिए हमें इनको रोज़ पढ़ते रहना चाहिए। डेली पढ़ने से वो हमें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। फिर समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये है 39A में। अनुच्छेद के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ये बता चुकी हूँ मैं। पर्यावरण की सुरक्षा, ये संविधान के अनुच्छेद 49 में वर्णित है। काम करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 41 में वर्णित है और स्मारकों के लिए संरक्षण है 48A में। ओह सॉरी, पर्यावरण की सुरक्षा है 48A में, स्मारकों का संरक्षण है 49 में। सॉरी व्यूअर्स, सॉरी। पर्यावरण की सुरक्षा है 48A में और स्मारकों का संरक्षण है 49 में, अनुच्छेद 49 में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेनका गांधी बात जो हुआ था 1978 में, उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानो। हाँ मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ूँ तो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो ठीक है। मेनका गांधी बाद 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में दिए गए अपने फैसले को पलट दिया।
न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव से अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रियाओं पर ही नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रियाओं के विरुद्ध भी उपलब्ध है।